लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने एल्काइंस पढ़ लिया था, एल्काइंस में थोड़े बहुत टॉपिक्स हमारे रह गए थे, बहुत छोटे से टॉपिक्स रह गए थे, तो हम थोड़ा सा एल्काइंस के बारे में और जानते हैं। चलो तो एल्काइंस क्या बचा था हमारा, बहुत सारी रिएक्शंस कर ली थी, कुछ रिएक्शंस बची थी। सबसे पहले हाँ ये वाली रिएक्शन देखो, एल्काइन को अगर मैं लेके मैं पढ़ा रही थी आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन, है ना, तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ब्रोमीन लगभग कुछ सीखा था। अगर मैं इसी केमिकल प्रॉपर्टी में C ट्रिपल बॉन्ड C को उठाऊं, C ट्रिपल बॉन्ड C को उठाऊं, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C को उठा लिया हमने और मैं बोलूं इसमें ब्रोमीन ऐड करना है, पर इस बार कैसे करना है, 2 टाइम्स ऑफ कोई भी HBr, कोई भी आप एसिड उठाओ, जैसे कि हेलोजन एसिड वाले, जैसे कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, 2 टाइम्स। अब सुना, सिंगल टाइम में क्या होता है, जब ये एक होता है तो एक ही उठ के यहां लग जाता है, एक बॉन्ड टूट जाता है और एक हाइड्रोजन लग जाता है, ठीक, लेकिन हमने 2 टाइम्स उसको लेना है, तो 2 बार ये रिएक्शन होगी ऐसे। सबसे पहली बार में क्या होगा बेटा, ये मैं आपको एक बार में बता सकती हूँ, बोलो तो है ना, एक समझ सकते हो चाहो तो HBr की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रोमीन अंदर जाएगा, कैसे जाएगा, हम सभी को पता है, पाई बॉन्ड में देखोगा ब्रोमीन अंदर चला जाएगा, ठीक। तो पहले क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH और उससे आके लग गया ब्रोमीन और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे लगा दो हाइड्रोजन। बट ये रिएक्शन फर्दर आगे बढ़ेगी, ये रिएक्शन फर्दर आगे बढ़ेगी, वापस से HBr रिएक्ट करेगा, वापस से HBr रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पे आएगा कार्बन, एक बॉन्ड वापस से टूटेगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ब्रोमीन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे लगेगा ब्रोमीन और यहाँ पे ही लग जाएगा ब्रोमीन। अब ये थोड़ा अलग हो गया, नहीं समझो आपके दिमाग में क्या होगा, यहाँ ब्रोमीन यहाँ जाएगा, बट नहीं, दोनों ब्रोमीन एक साइड लगेंगे, यानी कि ये बन गया जेमिनल डाइब्रोमाइड, ये बन गया जेमिनल डाइब्रोमाइड। क्या बन गया, जेमिनल डाइब्रोमाइड। किसी को याद है जेमिनल और विसिनल, हाँ विसिनल और जेमिनल याद है किसी को, किसी से याद है जेमिनल और विसिनल, बताओ किसी से याद है जेमिनल और विसिनल, मैंने पढ़ाया था। जेम ऑफ अ पर्सन, जेम मतलब क्या होता था, हैलोजन या कोई भी ग्रुप, हैलोजन या कोई भी ग्रुप जो है, मैं हैलोजन लिख दे रही हूं, एक ही कार्बन से लग जाए, एक ही कैसे लिखूं, अगर हमारे जितने हैलोजन है, जैसे 2 हैलोजन एक ही कार्बन से लग जाए, जेम ऑफ अ पर्सन, याद है तो आगे मेरे पास बहुत सारा है ना, तो हम कहते हैं जेम ऑफ अ पर्सन, हम कहते हैं ही इज जेम ऑफ अ पर्सन, है एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन लग जाए, जेम ऑफ अ पर्सन। और विसिनल मतलब अड़ोस पड़ोस वाले कार्बन में क्या लग जाए, अड़ोस पड़ोस वाले कार्बन में लग जाए हमारा हैलोजन, तो उसे हम बोलते हैं विसिनल वाला ग्रुप, है यहाँ पे एक ही बार लगेगा। तो इसलिए मैं पूरा एक बार में रिएक्शन लिख रही थी पहले, पूरी एक बार में लिख सकते हो आप रिएक्शन को, कैसे लिखोगे, C2H2 रिएक्ट विद 2 टाइम्स HBr, है ना, क्या बन जाएगा, तो C दूसरे वाले कार्बन से 2 बार Br2, है ना, 2 बार Br2, इस कार्बन से 2 बार ब्रोमीन, है ना, और हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस तरीके से तो हमारी रिएक्शन हो जाएगी। चैट प्राइवेट नहीं है आज, अच्छा रुक जाओ चैट्स को थोड़ा प्राइवेट कर देती हूं मैं फटाफट से, हो गई। चलो बोल क्या ये रिएक्शन क्लियर हुई, अब इस रिएक्शन को दिमाग में क्या रखना है, एक सेकंड चैट्स मेरे पास सीधी हट गई क्या, अब हाँ ठीक है, तो इसमें दिमाग में क्या रखना है, इसमें हमें दिमाग में क्या रखना है, दिमाग में ये रखना है कि जब भी कोई अगर मैं हाइड्रोजन एसिड उठा लूं तो वो पहले अगर 2 टाइम्स है और एल्काइन के केस में तो उसमें ब्रोमीन हो जाएगा, या जो भी हाइड्रोजन जाएगा वो एक ही कार्बन से लग जाएगा जाके, मतलब जेम ऑफ अ पर्सन बनते हैं यहाँ पे। 2 बार कोई हाइड्रोजन एसिड आ गया तो हमारा जेम ऑफ अ पर्सन बनने वाले हैं। 2 मॉलिक्यूल्स अगर हाइड्रोजन हैलाइड के आपने ले लिए, क्योंकि HCl HBr HI तो यार जाएंगे एल्काइन में और जेम ऑफ अ पर्सन बनाएंगे, यानी कि जेमिनल डाइहैलाइड, जैसे जिसका नाम है इथाइलिन ब्रोमाइड, है ना, इथाइलिन ब्रोमाइड, 2 ब्रोमीन एक ही कार्बन से लगे, 2 ब्रोमीन एक ही कार्बन से लगे, मतलब बोलेंगे CHBr2, एक है CHBr2 और यहाँ पे CH3 यानी कि CH3, मतलब कैसे रिएक्शन याद रहेगी, क्लियर, ये बात याद रहेगी पक्के से रिएक्शन, ये बात याद रहेगी, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे क्लियर आ गए, कोई दिक्कत तो पूछते जाना, ठीक है। 1 घंटे की क्लास हो गया, 1.5 घंटे की, देखते हैं, लेट्स सी, जब तक हमारा जैसे चैप्टर हो जाएगा, बिल्कुल जैसे खत्म हो जाएगा ये टॉपिक खत्म कर देंगे। चल बहुत सारे क्लियर आ गए, तो जेम ऑफ अ पर्सन कब बनेंगे, जब 2 बार हाइड्रोजन एसिड आ रहे हैं, ठीक, बस ऐसे याद रखना, 2 बॉन्ड टूटेंगे तो 2 ब्रोमीन अंदर जाएंगे, तो 2 ब्रोमीन एक ही कार्बन पे जाएंगे, बस ये याद रखना है हमें, इतनी बात याद रखिए, दोनों एक ही कार्बन पे जाएंगे, ठीक, तो जेम ऑफ अ पर्सन बनेंगे। अब जो हमारे एल्काइंस सभी को पता है पानी से रिएक्ट नहीं करते, देखो एल्कीन एल्काइन एल्केन तीनों से कोई पानी से रिएक्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, सभी को पता है नॉन पोलर नेचर के होते हैं। वहीं अगर एल्कीन और एल्काइन की बात करें बहुत स्लाइटली पोलर होते हैं, पर फिर भी पानी से रिएक्ट नहीं करते। लेकिन यहाँ पे एक लेकिन और एक बट वर्ड यूज करना है, क्या हमारा एल्काइन पानी से रिएक्ट कर सकता है, लेकिन कंडीशन लेके जानी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या है, एक हाई टेंपरेचर पे आप क्या करो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वार्म मर्क्यूरिक सल्फेट, जिसे आप बोल रहे हो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो एल्काइन पानी से रिएक्ट कर जाता है और कार्बोनिल कंपाउंड बना के देता है। वापस से एल्केन हो SN2 एन इन आइन, भाई तीनों में से कोई भी क्यों ना आ जाए, H2O से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक रिएक्शन होगी जिसे हम बोलेंगे लेकिन इसमें अगर एक कंडीशन ले ले 333 और उसके साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोला मैंने, वार्म सल्फ्यूरिक मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इस कंडीशन में इस कंडीशन को रखना है, तो इस कंडीशन में हमारे एल्काइन प्लस पानी हो जाएगा और वो रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड बनाएगा। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या होता है, C डबल बॉन्ड O जिससे लगाओ, जैसे एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोन कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O जिससे लगाओ, कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, ठीक है, C डबल बॉन्ड O जिससे लगाओ। कौन सा C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप बनेगा, रिएक्शन समझाइए, पहली चीज लिख लो कि एल्काइन भी रिएक्शन नहीं करते, है ना, एल्काइन रिएक्शन नहीं करते पानी से कोई रिएक्ट नहीं करता हाइड्रोकार्बन्स में। लेकिन सारे में बायो की क्लास है, चलो देखते हैं हो जाएगा सारे तक, चलो आप सुनो पहले बार। लेकिन यहाँ पे लेकिन वर्ड आ गया, वो लेकिन क्यों आ रहा है, एक कंडीशन है ना, 333 केल्विन ले लो, वार्म मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोला मैंने, 333 केल्विन टेंपरेचर, वार्म मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये 3 चीजें दिमाग में बैठा लो। इस कंडीशन में एसिड की रिएक्शन एल्काइन की रिएक्शन पानी से हो जाएगी, इस कंडीशन में एल्काइन की रिएक्शन पानी से हो जाएगी, इस कंडीशन में एल्काइन की रिएक्शन पानी से हो जाएगी और वो बनाता है कार्बोनिल कंपाउंड। वो क्या बनाता है, कार्बोनिल कंपाउंड। अब रिएक्शन बताती हूँ, एक मॉलिक्यूल पानी का ऐड होता है एल्काइन में, वार्म विद दिस टू फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो ये हमें दिमाग में बैठाना है। चलो रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब पहले कुछ सोचो, पहले दिमाग में रिएक्शन सोचो, आप सिर्फ रिएक्शन सोचो क्या होगा। देखो अगर मैं बोलूं C ट्रिपल बॉन्ड C रिएक्शन कराई किससे, पानी से, क्या ना पानी से डायरेक्ट रिएक्शन होगी, नहीं होगी, क्या पानी से डायरेक्ट रिएक्शन होगी, नहीं होगी, किसके प्रेजेंस में होगी ना, 3 कंडीशन भाई। क्या कंडीशन है, सबसे पहले HgSO4 है ना, वार्म मर्क्यूरिक सल्फेट प्लस थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 और साथ ही साथ 333 केल्विन का टेंपरेचर, ये 3 कंडीशन में हो। इस कंडीशन में पानी की रिएक्शन हो सकती है। आप सोचो पानी की रिएक्शन कैसे होगी, पानी है क्या, H+ OH-, ये बॉन्ड टूटेगा, है ना, एक को H पकड़ा दो, एक को OH पकड़ा दो, है ना, एक को H दे दो, एक को H दो, किसी को कोई चीज आप दे सकते हो ना, मान लो मैंने इसको H दे दिया, इसको OH दे दिया, चलेगा, है ना। बाकी अदरवाइज मान लो 3 कार्बन होते तो क्या होता है, 4 कार्बन तैयार, सभी को पता है, मार्कोनिक ऑर्बिटल दिमाग में रख लेना बस, ठीक है। तो क्या होगा, C 2 बॉन्ड बचेंगे नाम, C एक को आपने हाइड्रोजन देने को बोला, है ना, एक हाइड्रोजन दोनों से ऑलरेडी लगे होंगे, है ना, यस मैम। अब एक को आपने हाइड्रोजन देने को बोला, एक को OH देने को बोला, ये हमारा रिएक्शन होगी। अच्छा आपको पता है रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं है, ये रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं, यहाँ पे बस ये दिमाग में रखना, हर रिएक्शन में छोटी-छोटी बातें बस आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिमाग में रखना है, देखो C डबल बॉन्ड C बन गया, एक से OH लगा, एक से H लगा, पर ये रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं है, इसमें रीअरेंजमेंट होता है, ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकती। मतलब हमें लग रहा है कि अल्कोहल जैसा ग्रुप बन रहा है, पर यहाँ पे रीअरेंजमेंट, जैसे आप बोलते हो आइसोमराइजेशन होगा, ठीक, रीअरेंज कर लेंगे खुद को।
खुद को रीअरेंज करेगा। अच्छा रीअरेंज करता है तो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता कोई कंपाउंड, खुद में बहुत स्टेबल नहीं है इस पूरी रिएक्शन के अंदर, ऐसा नहीं है कंपाउंड स्टेबल है, इस रिएक्शन में कंपाउंड स्टेबल नहीं है तो ये रीअरेंजमेंट करेगा। जैसे आइसोमराइजेशन में कई जगह लिख देते हैं, ये बाद में आइसोमर फॉर्म कर लेता है, यही रिएक्शन में अंदर जाने के बाद आइसोमर फॉर्म कर लेता है। और वो आइसोमर क्या होता है, वो आइसोमर क्या होता है, ये कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगेगा, सिंगल बॉन्ड से कार्बन लगेगा, बाकी यहाँ हाइड्रोजन लगा जो रिक्वायरमेंट है H3, ये रीअरेंजमेंट होता है। C डबल बॉन्ड हो CH3 बन जाता है, CHO कहां गया, CHO CH3, ये क्या बन गया, एल्डिहाइड, दो कार्बन का एल्डिहाइड है इथेनॉल, इस रिएक्शन फॉर्म हो जाएगा इथेनॉल। अब इसे वापस सुनना नहीं पता भूल जाओगे, ठीक है, इसे वापस सुनना नहीं पता भूल जाओगे। सुनो, मैंने क्या किया, पहली चीज तो पानी से रिएक्ट करेगा नहीं करेगा मैम, तो कभी नहीं करेगा नहीं, एक कंडीशन में कर सकता है 333 केल्विन का टेंपरेचर को मर्क्यूरिक सल्फेट लेके जाओ, वार्म मर्क्यूरिक सल्फेट अलोंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इन तीन कंडीशन को जब आप लगाओगे तो H+ और OH- जो पानी में है वो रिएक्शन कर देगा, तो एक बॉन्ड हटाएंगे, एक को हाइड्रोजन देंगे, एक को OH दे देंगे, ठीक है, बन गई रिएक्शन। लेकिन ये रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट कैसे होगा, रीअरेंजमेंट में क्या होगा कि ये बॉन्ड इस कार्बन ऑक्सीजन के साथ आएगा, ऐसे ये बॉन्ड इस कार्बन ऑक्सीजन के साथ आएगा और इसी वजह से ये हाइड्रोजन कार्बन के पास चला जाएगा, तो इस कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लग गया और इसका हाइड्रोजन था वो कार्बन पे चला गया, इसका रीअरेंजमेंट हो गया, इसका रीअरेंजमेंट हो गया। जैसे अगेन आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आइसोमर बन गया, इसने अपना आइसोमर बना दिया, ये खुद नहीं बना, आप जानते हो ये आइसोमर ही तो है, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब बराबर है, तो ये अपने खुद का एक आइसोमर बनाने लग जाता है, ठीक है। बताओ क्लियर हुई बात, आप सुनना क्या लिखा है। However, one molecule of water adds with alkynes on warming with mercuric sulfate and dilute sulfuric acid 333 केल्विन में और बनाता है कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। कैसे बनाएगा, सपोज मैंने दो कार्बन वाला ग्रुप लिया H2 हो गया है ना, रिएक्शन तो ये डबल बॉन्ड लगा और इससे OH लग गया, पर अब रीअरेंजमेंट होगा, ये इसको डबल बॉन्ड देगा और ये अपना हाइड्रोजन ऊपर कार्बन को दे देगा, ठीक है। तो यहाँ बन गया हमारे पास एक एल्डिहाइड वाला ग्रुप, हमारे पास बन गया एक एल्डिहाइड वाला ग्रुप। इतनी सारी रिएक्शन अलग से नोटबुक में लिखनी है, फॉर्मुला शीट इस चैप्टर के लिए, फॉर्मुला शीट क्यों, मतलब इसमें तो इतने फॉर्मुला कुछ नहीं। और रही बात रिएक्शन की, तो मैंने आपसे पहले भी बोला है, अगर कर पाओ तो एक सेपरेट कॉपी तो मैं नहीं बोलूंगी, मैं ये बोलूंगी आप जहां पे भी कर रहे हो, जैसे आपने लास्ट पेजेस को या देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कॉपी बना सकते हो, किसी कॉपी लेना, और बल्कि कॉपी बनाओगे तो आपका तो बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा, पता है क्यों, क्योंकि आपको कॉपी 12th की रिएक्शन कॉपी बना सकते हो, 12th में आपको रिएक्शन कॉपी बनानी ही पड़ेगी। तो अगर आपने ये कर लिया, आपको याद होगा मैंने होमवर्क दिया था आपको, कल एक बात बोली थी कि वो होमवर्क जरूर करना, और वो होमवर्क क्या था कि जब तक दिवाली हो जाए, जैसे दिवाली खत्म होगी उससे पहले जो टाइम है उसमें एक छोटा सा काम करना था, ये सारी रिएक्शन एक साइड करनी थी और सारी रिएक्शन को वापस से लिख के देखना था। ये छोटा सा काम करना, मैं बता रही हूं, आई डोंट नो कितने लोग बात करेंगे या नहीं, लेकिन मेरी एक बात समझ लो, अगर ये काम कर लिया ना 12th में भी हेल्प करेगी ये चीज सेम आपको 12th में हेल्प करने लग जाएगी। मतलब आप सोच नहीं सकते आपके कितनी हेल्पफुल बात है, भले ही ना सोचो, भले ही इग्नोर कर दो, भले ही मतलब कोई चीजें, ये 12th में आपको बहुत हेल्प करेंगी सारी चीजें। अगर आपने एक नॉर्मल सी कॉपी लेना जो 20-30 रुपीस की आती है वैसी वाली, हां नॉर्मल कॉपी, उसमें आप रिएक्शन लिख लो सारी, तो आपको ये 12th में सेम रिएक्शन करनी है और 12th में रिएक्शन कॉपी आपको बनानी ही पड़ेगी। और मैं पहले भी बोल रही हूं एज इट इज सारी रिएक्शन होके आएंगी, ठीक है, ठीक है। सो यस, बाकी अदर देन दैट आप लास्ट पेज के पास देख लो या फिर कोई स्टार्टिंग के पेज देख लो, वो फिर आपके ऊपर है, जैसे नोट्स बना लो। आगे बढ़ो, पॉलीथीन वैसे पॉलीथीन बना सकते हो, कुछ नहीं करना। अच्छा एल्केन में एक चीज ऐड होती है, जैसे वहां पे पॉलीथीन एक स्ट्रेट चेन बन रही है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा लिख लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको n टाइम्स लेने पे पॉलीमराइजेशन करने पे CN लग जाता था यहाँ पे, है ना, ये हो जाता था, नंबर ऑफ कार्बन आ जाते थे यहाँ पे H2 है ना, और बॉन्ड टूट जाता था, बहुत सारे पॉलीमर आ जाते थे, है ना। अच्छा यहाँ पे एक चीज होगी कि यहाँ पे दो तरीके से हो सकती है, ये वाली रिएक्शन लीनियर रिएक्शन कहलाती है, लीनियर पॉलीमराइजेशन, जब बहुत सारे पॉलीमर बनते हैं, मतलब बहुत सारे मोनोमर से कोई ग्रुप बनता है जिसे पॉलीमर बोलते हैं, और एक स्ट्रेट चेन में लगे होते हैं, जैसे प्लास्टिक वगैरह पॉलीथीन वगैरह यूज होती है, पर सिर्फ एक इथाइन, दो इथाइन, तीन इथाइन, 4 5 6 10 20 50 100 200 300 ऐसे बहुत सारे इथाइन के छोटे छोटे ग्रुप्स आ जाए, है ना, जिन्हें बोलते हैं मोनोमर, स्मॉलर यूनिट ऑफ एल्काइन आ जाए, मोनोमर्स आ जाए, तो वो आपस में जुड़कर एक पॉलीइथाइन बना सकते हैं, एक स्ट्रेट चेन की फिलहाल बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्मॉल यूनिट आपस में मिलकर लार्ज यूनिट बनाते हैं, है ना। पॉलीइथाइन के भी बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि हमने पॉलीथीन के जाने थे, ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में इसको यूज करते हैं, ये चीपर होता है, लाइटर होता है मेटल कंडक्टर के कंपैरिजन में, तो मेटल कंडक्टर को कहीं यूज करना होता है। तो आपने कुछ कंडक्टर्स मेटल कंडक्टर आप देख रहे हो तो कुछ बहुत महंगे होते हैं, कुछ बहुत सस्ते होते हैं, तो क्या होता है इसमें, ये सब तो होते हैं छोटे मोटे गोल मोल करके उसको सस्ता महंगा कर दिया जाता है, तो वैसे होता है। तो ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो कई बार क्या होता है किसी मेटल को यूज करने की जगह हम इसको यूज कर लेते हैं, ये हल्का भी होता है सस्ता भी होता है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोड वगैरह के लिए यूज किया जाता है बैटरीज में, जो देखते हैं ना एनोड कैथोड, तो बहुत सारे इलेक्ट्रोड में इसको भी यूज करते हैं, इवन इलेक्ट्रोड में भी लिख देते हैं कॉपर की रॉड है, ये रॉड है, पर बहुत सारी चीजें कई बार मिली होती है ना, तो इन सब की जगह यूज किया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इन सब की जगह यूज किया जाता है। अब जैसे मैंने आपको बोला, ये सिर्फ एक लीनियर पॉलीमराइजेशन नहीं दिखाता है एल्काइन, ये साइक्लिक पॉलीमराइजेशन भी दिखाता है। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन का मतलब समझो, मतलब एक रिंग बना देगा, एक चेन बना देगा, और ये रिंग कोई और नहीं बेंजीन की ही रिंग है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आप अरीज में भी पढ़ने जाओगे, ठीक है, सेम यहां पढ़ोगे, सेम अरीज में पढ़ोगे, ठीक है। सुनो, अगर मैं एल्काइन की चेन ले लूं, पर उसमें कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, ध्यान से दोस्तों, तो कम से कम 3 पेयर ऑफ कार्बन, मतलब कम से कम 6 कार्बन होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है साइक्लिक में बेंजीन बनने वाला है और बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, तो क्या करना है आपको, दिमाग में आपको बनाना क्या है, हमें बनाना है C6H6, है ना। अगर मैं बोल रही हूं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन कैसे होगा, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन एल्काइन का, तो देखो भाई क्या होगा, बहुत इजी, C ट्रिपल बॉन्ड CHH, 3 पेयर कम से कम चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या बनाना है भाई, कोई दुनिया का इंसान कुछ बोले, मुझे पता है पहले मुझे बनाना क्या है, बात खत्म। और जब हमें ये ट्रिपल बॉन्ड CH, सोचो अब क्या करना है, देखो क्या करना है, बताओ। मैम इस बॉन्ड को इधर दे दो, इस बॉन्ड को इधर दे दो, है ना, और एक बॉन्ड को इधर दे दो, यहाँ पे, है ना, हो गया, बन गया। क्या करना है बताओ, और कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं करना है, एक बॉन्ड कर दो, इसके बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा, इन दोनों में एक बॉन्ड आ जाएगा, और इन दोनों में एक बॉन्ड आ जाएगा, और बाकी अल्टरनेट पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड लग जाएंगे, हो गया, है ना। तो बस सिंपल सा यहाँ पे काम था, यहाँ पे इतना ही काम होता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, ठीक है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में कुछ नहीं है, देखो CH के 3 पेयर ले लो, 3 पेयर, सिंपल सी मैं बात बोलती हूँ, रिएक्शन कुछ लोग बोलेंगे रटना है क्या, कुछ लोग बोलेंगे याद करवा लियो क्या मैम, आप कुछ बोलेंगे क्या, पूरा मैकेनिज्म देखो, पहली चीज मैकेनिज्म आपके पास हर रिएक्शन में नहीं है, हर रिएक्शन का मैकेनिज्म 9 to 11 में होता है, 9 to 12 में होता है, हर रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़ना होता, ठीक है, आपके कोर्स नहीं होता, सिलेबस नहीं होता, आप पढ़ने बैठोगे, आप 1 महीने तक भी पढ़ते रहोगे तो हर रिएक्शन का मैकेनिज्म पूरा नहीं कर पाओगे, पर डेप्थ समझ सकते हो, आप समझ सकते हो उसमें हो क्या रहा है, समझ रहे हो, जो मेजर रिएक्शन है जिनका मैकेनिज्म है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन आप पढ़ोगे, पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगी मैं उसका, बट जो रिएक्शन एज इट इज आपके लिए दी है उसको नॉर्मली समझो उसमें वो क्या रहा है, और उसमें आप ट्रिक्स के साथ लिखो कि आपको कैसे वो रिएक्शन एग्जाम के टाइम पे याद रखनी होगी। मैं एक बात पहले भी बोलती हूं, मैं आपको भी बता दूं, मैं सबको बोलती हूं, केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चों को, अगर आपसे कोई कह रहा है केमिस्ट्री में कुछ चीजें याद नहीं करनी होती है, तो वो आपको सिर्फ कह रहा है, वो कभी सच नहीं होता, ठीक है। मैं खुद कहती हूं, क्या है, समझो चीजों को, समझना तो पड़ेगा, कोई उसके लिए शॉर्टकट नहीं है, लेकिन समझने के साथ साथ आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। मैं बार-बार बात बोल रही हूं, मैं खुद बोलूंगी आपको कि यार नहीं केमिस्ट्री तो रटने वाला सब्जेक्ट है ही, सिर्फ पढ़ना है, सच बात है, समझना है, लेकिन टेक्निक्स अपनी बनानी पड़ती है ताकि एग्जाम के टाइम पे हम हार्ड व फालतू नहीं क्या हो रहा होगा, क्या लगाएंगे, क्या नहीं, आप सिंपल समझो कहां से कहां तक पहुंचना है, 2-3 चीजें समझनी पड़ेगी, किसके प्रेजेंस में हो गई रिएक्शन। उतना 10 घंटे नहीं लगाना आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में, समझ रहे हो, 2-3 नंबर का क्वेश्चन है और आप सोच रहे हो मैंने 10 मिनट डेली पूरा मैकेनिज्म समझ गया था मैं, आपने गलती कर दी, आपके बगल वाला स्मार्ट वर्क करके लिख के आ गया उसको 2 मिनट में, उसने पेपर को वो टाइम बचा के उसने पेपर को देख लिया कि क्या रिवीजन है, क्या गलती की है, उसने एक बार एनालाइज भी कर दिया अपने पेपर को, वो टाइम बचा के, तो टाइम बचाना वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, और ये सिर्फ 11th में 12th में भी करनी है सेम चीज, ठीक है। इन शॉर्ट ये वाली बात है, कुछ चीजें हमेशा याद भी रखा करो, ठीक, मुझे पता है भाई, वो बोल रहे पॉलीमराइजेशन करो, मोनोमर से मिलकर पॉलीमर बनता है, ठीक, तो कुछ
छोटी यूनिट उठा लो। अब मुझे पता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है तो मैं एक साइकिल बनाने जा रही हूं, तो हम एल्काइन से बेंजीन बना सकते हैं साइकिल के हिसाब से, बिल्कुल। उसके लिए क्या चाहिए? कम से कम 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन चाहिए कि नहीं बताओ? कम से कम 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन चाहिए मैम। तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन कैसे मिलेंगे? एल्काइन में 3 पेयर ऑफ एल्काइन को लेना पड़ेगा। तो एक पेयर में 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो 3 पेयर में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। हो गया रिएक्शन बस। अच्छा, किसकी प्रेजेंस में होता है? अब आप भी समझ रहे हो, आप खुद से सोचो, किसी चीज को जोड़ना है तो बहुत हाई टेंपरेचर लेके जाना पड़ता है, पहले भी पढ़ा पॉलीमराइजेशन में, और ऊपर से जोड़ते हुए साइकिल भी बना देनी है तो और हाई टेंपरेचर होना चाहिए, है ना? तो आप 800 के आसपास टेंपरेचर को याद रखना कि 873 केल्विन के आसपास रखते हैं। ये भी आपको एक नियर बाय टेंपरेचर देते हैं, बढ़ा जी सकते हैं टेंपरेचर को। रेड हॉट आयरन ट्यूब की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन कराते हो, रेड हॉट आयरन ट्यूब की प्रेजेंस में ये रिएक्शन बन जाती है। हां, यहां पे बेंजीन बनेगा, ठीक है, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप में बेंजीन बनता है, यस, ठीक है। इथाइन ऑन पासिंग थ्रू रेड हॉट आयरन, इसकी प्रेजेंस में 873 केल्विन पे ये साइक्लिक पॉलीमराइजेशन दिखाता है जिसमें आपको बेंजीन मिल जाता है, ठीक। तो बन गया हमारा बेंजीन वाला ग्रुप। और यही था एल्काइन का एंड। बताओ एल्काइन में किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए, अरीन्स पे आ जाए, इन द चैट बॉक्स फटाफट से एक बार क्लियर लिख दो तो अरीन्स पे आ जाए। बताओ, हो गया। रेड हॉट आयरन की प्रेजेंस में, जैसे आयरन के पीसेस को रेड, मतलब रेड आयरन के पीसेस को आपको गर्म करके इसमें डालना होता है, तब ये पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होता है, तब ये साइकिल बनती है, ठीक है। बताओ, क्लियर? ट्रिक वाली वीडियो बना देना, ठीक है, ठीक है। सारी ट्रिक्स जो बीच में यूज होती है साथ में आपको बताती जाती हूं, कितनी ट्रिक्स बताऊंगी एक वीडियो में। चलो आ गया, दूसरा साइकिल बना सकते हैं ना। देखो ऐसा आपके सिलेबस में तो कुछ ऐसा है नहीं, बिल्कुल होता है क्या 4 कार्बन ला सकते हो, पर वो बेंजीन नहीं बनता। और जैसा कि हमें पता है हमारी केमिस्ट्री में बेंजीन वाली सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपको पॉलीमराइजेशन में बेंजीन तक ही पढ़ना होता है केवल, ठीक है। चलो बहुत सारी क्लियर आ गया मेरे पास, ठीक है, ठीक है। तो मैंने रिएक्शन लिख दी, कुछ नहीं करना है, 3 टाइम C2H2 उठा लो, ठीक। क्या उठा लो? C2H2। रेड हॉट आयरन की प्रेजेंस में 800 समथिंग याद रखो, 873 केल्विन लिख दे रही हूं मैं इस टेंपरेचर पे। तो क्या होता है? बन जाता है C2H6, बन गया। या जैसे आप ये बोल सकते हो, और करके लिखते हैं यहाँ पे, और क्या बोल सकते हैं? C2H2 होल 3। और यही तो पॉलीमराइजेशन होता है, यही तो होता है। n टाइम्स C2H2 उठा के C2H2 को n कर देते हो होल में, ओवरऑल यही होता है पॉलीमराइजेशन। कल पढ़ा हमने, है ना? तो बस वही हो गया, ठीक। तो मेरे ख्याल से आप ये बात समझ गए होगे, ये बात समझ गए, ठीक है, ऑलरेडी क्लियर। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग लगाइए अरीन्स। हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज अरीन्स। अरीन्स क्या होता है? अरीन्स नाम समझो, अरीन्स। आपकी बायो क्लास में थोड़ी शिफ्ट करा दूंगी, मे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो बायो की क्लास साइड से लगेगी क्या, तो उसको आगे बढ़ा दूं थोड़ा, क्योंकि मेरी क्लास लेट शुरू हुई थी ना यार, मेरे को तो थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरी स्टार्ट हुई है 5:40 पे, तो मेरे को तो ये टॉपिक कराना है। तो देख लो 10-15 मिनट टाइम कर देना, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ, वापस आ जाओ। एरोमेटिक, अरोमा पहले भी बताया, किसी को पता है एरोमेटिक बोलते हैं? बताओ एरोमा का मतलब, बताओ। मैम नहीं बताई, तुम बताओ एरोमा का मतलब बताओ फटाफट से। एरोमेटिक वर्ड कहां से आया था? याद है किसी को? एरोमेटिक वर्ड कहां से आया था? जस्ट सेकंड, आगे बढ़ा दूं। बायो की क्लास, कोई भी क्लास नहीं आ रहा। चलो एरोमेटिक कंपाउंड जब सुनते हैं ना, मुझे पता है आपको पता है, आपके दिमाग में बेंजीन आता है, करेक्ट, पर सिर्फ बेंजीन नहीं होता। हमने पहले भी बात जानी थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में बात बता दी गई थी कि एरोमेटिक ग्रुप्स जो है, हां बेंजीन इज द मेन, मतलब हीरो है बेंजीन, एरोमेटिक का हीरो है बेंजीन। बाकी सब साइड कैरेक्टर्स हैं, वो बहुत साइड कैरेक्टर्स हैं, बहुत छोटे साइड कैरेक्टर्स हैं, वो हीरो के आसपास भी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। वो ऐसे साइड कैरेक्टर्स हैं जो आसपास भी नहीं है इसके, ठीक। तो ये हमारे एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन तो किंग है, बट उसके अलावा भी कुछ चीजें होती है, ठीक है। तो आइए एरोमेटिक वर्ड जैसे आप सभी ने बताया, इसका मतलब होता है प्लेजेंट अडर, मतलब इसकी स्मेल होती है, खुद की एक स्मेल होती है, जैसे नैप्थलीन बॉल्स, सबको पता है नैप्थलीन एक एरोमेटिक ग्रुप है, नैप्थलीन एक एरोमेटिक ग्रुप है। और वो कहां से आया है? एरोमेटिक ग्रुप से आया है, एरोमेटिक ग्रुप से आया है, और आपको पता है उसकी एक अलग सी स्मेल होती है, सबको पता है ना, नैप्थलीन बॉल्स की अलग सी एक स्मेल होती है ना। तो बस वही, तो दो टाइप के होते हैं हमारे एरोमेटिक ग्रुप, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड, मतलब या तो उसमें बेंजीन होगा या तो बेंजीन नहीं होगा, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। चलो इस तरीके से हमारा बेंजीन दिखता है, हम सभी को पता है इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैं इसको ऐसे भी बना सकती हूं, जहां बॉन्ड लगे उसको अपोजिट जगह बॉन्ड लगा दूं, ऐसे भी बना सकती हूं, है ना। और इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकती हूं, ऐसे। इस सर्कल को कई लोग डैश लाइन से दिखाते हैं, आप चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, व्हिच मींस ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन हर जगह घूम रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन कंटीन्यूअसली डीलोकलाइज्ड स्टेट में घूम रहे हैं। ये सारी रिएक्शन हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, तो इसमें टेंशन मत लेना, ठीक है। ये बेंजीन ऐसे दिखता है। अब जैसे मैंने आपको बोला दो तरीके का होता है, एक या तो ये बेंजीनॉइड होगा और या तो ये नॉन बेंजीनॉइड होगा। अब बेंजीनॉइड को जैसे बेंजीन, है ना, जैसे बेंजीन जिसमें 6 कार्बन होते हैं, 4 5 6, ये बेंजीनॉइड है। फिर देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से लग गए, बेंजीन है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये नैप्थलीन का बेटा स्ट्रक्चर है। ये देखो 6 कार्बन लगे, 6 कार्बन, सही। ये बेंजीन नहीं है, अब देखने में तो ये बेंजीन लग रहा है, पर ध्यान से देखो बेंजीन नहीं है। एजुलिन एक नॉन बेंजीनॉइड ग्रुप है। कैसे ना, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन लगे उसमें, देखने में लग रहा है ठीक, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है, बेंजीन देखो बगल वाला कार्बन देखो 1 2 3 4 5, मतलब इसमें टोटल 7 कार्बन है और बड़ी छोटी वाली रिंग में 5 कार्बन है। दोनों में से किसी में 6 कार्बन नहीं है। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन जब होते हैं तब हम बेंजीनॉइड की कैटेगरी में उसको लाते हैं, तब हम उसको बेंजीनॉइड की कैटेगरी में लाते हैं। बताओ, याद रहेगा, क्लियरली याद रहेगी बात। तो बेंजीनॉइड मतलब जिसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है, तो हम ये समझ सकते हैं, ठीक है। और इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है? दो टाइप के नॉमेनक्लेचर होते हैं, या तो आप कर रहे होगे भाई, आप कर रहे होगे ट्राइवियल सिस्टम यानी कॉमन नेम्स, है ना, और या तो फिर आप आईयूपीएसी कर रहे होगे। हम सभी ने बात पहले भी पढ़ी है, बेंजीन में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कॉमन नेम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि मैंने एक शॉर्ट भी डाला था क्लास 12 के चैनल पे, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे बेंजीन है ना। अब ये भाई साहब बेंजीन कहला रहे हैं, इसी बेंजीन में मैं ऊपर CH3 लगा दूं, ये टॉलिन बन जाता है। इसी में मैं बगल में एक और CH3 लगा दूं, ये जाइलिन बन जाता है, जाइलिन। मोर प्रिसाइज में अगर मैं बोलूं तो ये ऑर्थोजाइलिन है ये, ठीक। अगर मैं बेंजीन में 3 जगह CH3 लगा दूं, ऐसे बेंजीन में मैं CH3 लगा दूं, CH3 ये बन जाता है मेसिटाइलिन, ठीक है। और क्या होता है बताओ? और क्या OH लगा दो, फिनॉल बन गया, CH लगा दो, बेंजल्डिहाइड बन गया, COOH लगा दो, बेंजोइक एसिड बन गया, है ना। और क्या CONH2 लगा दो, एसिटामाइड बन गया, है ना। और क्या लगा दो, बताओ और क्या लगा सकते हैं? कोई भी लगा सकते हैं, तरीके से बहुत सारे ग्रुप्स हमने पढ़े थे। तो हम बहुत सारे ग्रुप्स लगा के, जैसे कि अगर मैं इसमें ब्रोमीन लगा दूं सिंपल यहाँ पे, है ना, यहाँ पे CH3 लगा दूं, टॉलिन बन जाता है। यहाँ पे ब्रोमीन लगा दूं, हमें पता है ये ऑर्थो पोजीशन है इसकी, ये मेटा पोजीशन है इसकी, ये पैरा पोजीशन है इसकी। बताओ क्या ही पढ़ाऊं इसमें? तो यार ये तो NH लगा दो, अमीन लगा दो, NH2 लगेगा ना, अमीन बन जाएगा, है ना। एनिलीन इसको आप बोलते हो, बेंजीन पे NH2 लगा दो, एनिलीन बन जाता है वो, ठीक है। और ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, पैरा पोजीशन है। और जैसा आपको पता है, जैसे इसको ऑर्थो को 1 मतलब ये होता है फर्स्ट कार्बन, ये होता है सेकंड, आप इसको भी फर्स्ट बोल सकते हो, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। तो 2 और 6 पोजीशन आपकी ऑर्थो पोजीशन कहलाती है ना। 3 और 5 पोजीशन मेटा पोजीशन कहलाती है, 6 पोजीशन पैरा पोजीशन कहलाती है। सब पढ़ चुके हैं सब हम, है ना। ये तो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। एनिजोल होता है, एनिजोल क्या होता है? एनिजोल क्या होता है? बेंजीन पे OCH3 लग जाए, ईथर वाला ग्रुप, OCH3 लग जाए, एनिजोल बन जाता है, करेक्ट, ठीक है। तो बहुत सारे ग्रुप हमने पढ़े, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 एक साथ CH3 लगा, पता क्या कहलाता है? जाइलिन, ठीक है। इसका नाम क्या है? 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1 और 2 पोजीशन पे 2 बार मिथाइल लगा और बेंजीन। इसका कॉमन नेम पता क्या है? ऑर्थो मिथाइल टॉलिन या ऑर्थोजाइलिन, सॉरी डायरेक्टली ऑर्थोजाइलिन बोल सकते हो, ठीक है। ये देखो पैराजाइलिन, ठीक है, मेटाजाइलिन या 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, कुछ भी बोल सकते हो। और ये सारे के सारे पोजीशन आइसोमर्स हैं। देखो सिर्फ पोजीशन ही तो पता है CH3 की, एक CH3 को नहीं रहने दो, दूसरा CH3 को कभी ऑर्थो पे लगा दो, कभी मेटा पे लगा दो, कभी पैरा पे लगा दो। इस कंडीशन में ऑर्थो मेटा पैरा बोल देंगे। बताओ, याद रहेगी बात, ये 1,3 हो गया, ये 1,2 हो गया,
ठीक है। और ये सारे पोजीशन आइसोमर, ये क्या होगा सोचो 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन, ठीक। इस तरीके से आप इसकी नेम कर लोगे 1,4 पैरा होगा मैम। अच्छा मैंने 6 लिख दिया क्या? अच्छा ओके हाँ सॉरी 4 नंबर सही था वहाँ पे यार, तुमको पता नहीं यार, ठीक है चलो ठीक है, मुझे माफ कर दो गाइस मेरे गाइस तुमको पता है, मुझे माफ करना है ना। चलो ठीक है, याद है ये बात, हाँ सही कर दिया। चलो तो मेरे का समझ में आ गया, इसमें कुछ भी नई बात है नहीं, इसमें कुछ भी नई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इसको टॉलिन बोलने लग जाओगे सीएच3 लग जाएगा, ऊपर जाइलिन बोलने लग जाओगे तो दोनों में सीएच3 लग जाएगा। और इस तरीके से ये भी मैंने आपको बता दिया किसको ऑर्थो किसको पैरा किसको मेटा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब आते हैं मेन काम, क्योंकि हम नेमिंग को सारी पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर में, ठीक है। हम आते हैं मेन स्ट्रक्चर में। देखो अभी बेंजीन के 3 स्ट्रक्चर बना के दिखाए, तीनों सही थे। बेंजीन में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एक सेकंड नीचे थोड़ा सा याद करो। एल्केन एल्कीन एल्काइन सबसे स्टेबल कौन होता है बताओ? सबसे स्टेबल एल्केन होता है, सिंगल बॉन्ड, फिर एल्कीन फिर एल्काइन। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड आने से किसी में हम बोलते हैं कि क्या हो जाता है, उसमें स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। अब ये पॉइंट दिमाग रखना जो मैंने बात बोली, ठीक है। अब बेंजीन के बारे में जानते हैं, क्योंकि बेंजीन में पाई बॉन्ड लगे हुए हैं तो इसमें अनसैचुरेशन बहुत ज्यादा होगा। अनसैचुरेशन मतलब अनसैचुरेटेड ग्रुप्स कौन से होते हैं हमारे मैम? डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले। और बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं एक साथ, तो ये तो बहुत ही अनसैचुरेटेड ग्रुप है, ठीक है। और हाई अनसैचुरेटेड होता है। लेकिन ये स्टेबल होता होगा या नहीं? अरे मैम नहीं होता होगा, डबल बॉन्ड लगा स्टेबल थोड़ी होगा। पर एक्चुअली में बेंजीन इज अ वेरी हाईली स्टेबल कंपाउंड। इनफैक्ट ये स्टेबल क्यों होता है ये सुन के तुम एकदम ऐसा ओ माय गॉड ट्रू लव ऐसे हो जाओगे तुम, वो मतलब एकदम नादिया मेरी सोई सवारी मेरी बग्गो, ठीक है। तब मुझे पता नहीं किसने इंस्टा मैसेज किया, किसी बच्चे ने, मैम आपको पता है नादिया नादिया नहीं रहा, वो नादिर बन चुका है। बेटा मैंने भी रिसर्च करी है इस चीज के ऊपर और मुझे भी पता है ये बात। मैंने उनकी बहुत स्क्रॉल करने के बाद समझा कि हाँ वो नादिर ही है, ठीक है। क्या बातें चल रही है हमारे बच्चों से, बताओ क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहा है हम लोग का। चलो पढ़ो इसे, ठीक है पढ़ो। टर्टल लग रहा है बहुत सी बेटा, बस तुम रेस मत हार जाना। टर्टल लग रहा है तो तुम रेस मत हार जाना 11th क्लास में अपने बच्चों सामने। क्या बेटा डबल बॉन्ड, ये कौन सी बात फिर भी वो स्टेबिलिटी में डबल कोलाइज होता रहता है, मतलब वही डबल बॉन्ड हर जगह लग रहा है। तो इससे भी क्या लेना देना मैम? लेना देना है। बेंजीन में बनते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। लिख लो ये बात, जिस भी चीज के जिस भी कंपाउंड के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतना स्टेबल हो जाता है भाई साहब, समझ रहे हो? वापस पूरी कहानी को देखो, समराइज करते हैं। किसी में भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है वो अनस्टेबल होता है, या उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। जैसे एल्केन सबसे स्टेबल है, फिर एल्कीन फिर एल्काइन, ठीक है। लेकिन बेंजीन में जिसमें डबल बॉन्ड है वो हमारा एक हाईली स्टेबल ग्रुप कैसे है? हाईली स्टेबल ग्रुप कैसे है? क्योंकि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है बाकियों से। बेंजीन का स्ट्रक्चर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स। बेंजीन का स्ट्रक्चर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें हर अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, जिसकी वजह से दिखाता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। क्या दिखाता है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, ठीक। जिसकी वजह से क्या दिखाता है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। हाइब्रिड स्ट्रक्चर मतलब ये डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड लास्ट में हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर लास्ट में क्या बनेगा मैम? हर जगह है वो डबल बॉन्ड। वो जो डबल बॉन्ड हमें दिख रहा है ना भाई, वो अपना भाई एक जगह नहीं है। तुम्हें लग रहा है भाई एक जगह है, भाई बहुत जगह पे है भाई, अपना ये बैठा है, ये रहा अपना भाई, है ना। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज्ड हैं, जिसकी वजह से इसमें बन रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो सोचो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से किसी की स्टेबिलिटी घटती है, पर बेंजीन में डबल बॉन्ड के होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बेटा जितने मोर उतना ज्यादा हमारी स्टेबिलिटी मोर, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है इसकी। आया क्लियर हुई बात? ये पूरी चीजें मैंने समराइज की हैं, क्या आपको ये चीज समझ में आई? किसी भी चीज में डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसकी स्टेबिलिटी घटती है, पर बेंजीन में डबल बॉन्ड की वजह से ही स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उस डबल बॉन्ड की वजह से वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता है। और अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी कंपाउंड में ज्यादा होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन हर जगह घूम रहे हैं, वो पकड़े हुए हैं उस बॉन्ड को, वो बचाए हुए हैं उल्टा उस बॉन्ड को। जैसे डबल बॉन्ड होता है तो टूट जाता है, पर बेंजीन का डबल बॉन्ड नहीं तोड़ सकता कोई आसानी से। आप तो बेंजीन को अटैक कर रहे हैं, बेंजीन का डबल बॉन्ड है। बेंजीन वो एक्सेप्शनल इंसान है, समझ लो, जिसे लोगों की बातों से फर्क पड़ता ही नहीं है। बेंजीन एक बहुत एक्सेप्शनल इंसान है। वो कहता है क्या 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 बोला, क्या रीत है यहाँ पे, रीत चल रही है कि डबल बॉन्ड है तो टूटेगा टूटेगा भाई मुझसे भिड़, आ भाई भिड़ ले मुझसे, समझ रहे हो? बेंजीन कह रहा है आ भाई भिड़ ले मुझसे, मैं नहीं तोड़ता अपना डबल बॉन्ड इतना आसानी से। इसका डबल बॉन्ड तोड़ना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये वैसे बाकियों की तरह नहीं है, तो बस वैसे समझ लें। बताओ क्लियर? ये बात आई समझ में? यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। क्लियर आ गया बेटा। साइक्लिक में रेजोनेटिंग बनना इज वेरी बिग थिंग ना, मतलब बोलना एल्काइन में बन सकता है, बन सकता है पहले तो इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनते। दूसरी चीज ये खुद में स्टेबल है क्योंकि अंदर देखो इलेक्ट्रॉन्स पकड़े हुए सारे बॉन्ड को, वो बॉन्ड को ही नहीं छोड़ रहे हैं। उनको पता है बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तक नहीं दिखाता, कोई न्यूक्लियोफाइल एरर अटैक नहीं कर सकता उस पे, उसके इलेक्ट्रॉन चारों तरफ बैठे हैं, वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। चलो तो कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं, कैनोनिकल फॉर्म मतलब आप आगे भी पढ़ोगे कैनोनिकल फॉर्म, फिलहाल ये याद रखना रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एरोमेटिसिटी की कंडीशन क्या है? हमने बोला कि यार अब तो एक चीज कौन समझ गया जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, 99% चीजें बेंजीन से उठा के पूछी जाती हैं और हम पूरा चैप्टर बेंजीन पे पढ़ते हैं। आगे वाला जो टॉपिक है ना सब बेंजीन पे चलेगा, पर थोड़ा सा रहम करना पड़ेगा अपने नॉन बेंजीनॉइड पे। तो उसके ऊपर केवल एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक, ठीक है। क्या है वो छोटा सा टॉपिक? वो है कि एरोमेटिसिटी पता कर लो, मतलब एरोमेटिसिटी कोई ग्रुप एरोमेटिक है नहीं, आपको तीन चीजों समझना आता है। पहला उसकी प्लेनारिटी देखिए, प्लेनारिटी क्या होती है? एक्स-रे डिफ्रैक्शन कराते हैं, एक्स-रे का डिफ्रैक्शन कराते हैं, जिससे पता चल जाता है कोई मॉलिक्यूल प्लेनर है नहीं। अगर वो मॉलिक्यूल प्लेनर होता है तो बेंजीन, नहीं है तो नहीं। चलो ठीक है, मैं मतलब आप ये कह रहे हो हम एग्जाम में जाएंगे हमसे बोलेगा बेंजीन है नहीं तो हम मतलब ऐसे एक्स-रे लेके आएंगे डिफ्रैक्शन कराएंगे, ऑब्वियसली नॉट। तो ये तो बहुत बेसिक सा रूल हो गया जिसको हम कभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड स्टेट में है तो पक्का वो बेंजीन है, ठीक है, मतलब वो एरोमेटिक ग्रुप है। एरोमेटिक मैंने गलती से बेंजीन बोल दिया, एरोमेटिसिटी की बात हुई थी, डिफ्रैक्शन कर दिया एरोमेटिक ग्रुप है, चाहे बेंजीन हो या नॉन बेंजीन हो, और नहीं किया तो नहीं है, क्योंकि प्लेनर ग्रुप्स हमेशा एक्स-रे को डिफ्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा कोई भी एरोमेटिक ग्रुप हमारे प्लेनर होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो हमारी एक्स-रेज आ रही है उसको डिफ्रैक्ट कर दिया, डिफ्रैक्शन शो कर दिया उसमें, तो वो हमारा एरोमेटिक ग्रुप कहलाया जाएगा। सेम डीलोकलाइज्ड है ना, डीलोकलाइज्ड में क्या होता है? डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वो क्या है? वो हमारा एरोमेटिक ग्रुप है। पर अगेन सेम कहानी हम चलो आपने बता दिया डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डीलोकलाइज्ड। हम ऐसा देखेंगे मैम एग्जाम में आया है क्या करें पाई इलेक्ट्रॉन है मतलब डीलोकलाइज्ड नहीं कर सकते, तो हम कौन से रास्ते से पता कर सकते हैं कि कोई चीज एरोमेटिक है या नहीं? भाई ये मेथड नहीं लगा सकते, हम ये मेथड नहीं लगा सकते एग्जाम में, या हमें लिखने को देगा कि बताओ तो हम बता लेंगे, पर रियलिटी में हम क्या करेंगे? रियलिटी में आप लगाते हो हकेल रूल। हकेल रूल क्या होता है? हकेल रूल कहता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स देखो, ये फॉर्मूला लगाओ, अगर इसकी वैल्यू इंटीजर आ रही है, अगर एक इंटीजर वैल्यू आ रही है एरोमेटिक ग्रुप है, वो ग्रुप एरोमेटिक ग्रुप है। खत्म कहानी, खेल खत्म, खेला खत्म पूरा। अगर हमारा ग्रुप इंटीजर है तो फिर वो हमारा एक एरोमेटिक ग्रुप है। कहानी खत्म। बताओ ये चीज याद रहेगी। हकेल रूल क्या होता है? ये कहता है 4n+2 लो, 4n+2 एक एग्जांपल समझते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल बेंजीन का ले लेते हैं, उसके अलावा किसी भी लगा देना, ठीक है। तो बेंजीन बना दिया, बेंजीन ठीक बना दिया मैम। चलो क्या लगाना है? हमें देखना है क्या ये एरोमेटिक ग्रुप है, सभी को पता है बहुत अच्छा एरोमेटिक ग्रुप है। हकेल रूल चेक करो, क्या ये एरोमेटिक ग्रुप है? लेट्स चेक विद द हेल्प ऑफ हकेल रूल। हकेल रूल क्या कहता है? ये कहता है 4n+2 लो, अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये एक इंटीजर है
चेक करते हैं। अगर ये इंटीजर वैल्यू निकल के आ गई तो हमारा ग्रुप एरोमेटिक है। ठीक है, ठीक है। तो 4 n की वैल्यू आप क्या रखोगे बताओ मुझे। चैट बॉक्स में बताओ इसमें n की वैल्यू क्या रखूं। n होता क्या है? n होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स। देखो एक पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा पाई बॉन्ड यानी कि दो यहां पे दो यहां पे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है बेंजीन के अंदर। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। n क्या होता है? n होता है कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, आई इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। देखो तो 6 रखोगे। वेरी गुड 6 रखोगे। बस इंटीजर वैल्यू देखनी है हमें। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे अब देखो मैंने बोला ये एरोमेटिक है +2 पाई 6 रखोगे। 6 क्यों रखेंगे मैम? n है क्या? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है सही बात है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। सभी ने गलत आंसर दिया पता है। पर अगर यहाँ पे एक माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज भी तो बेटा इलेक्ट्रॉन है। माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन माइनस मतलब क्या होता है? ऐसे आप देखोगे तो माइनस दिखेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन होगा उसमें। यानी कि अगर लोन पेयर है तो आपको वो भी ऐड करना होता है, लोन पेयर। ठीक, और यहाँ पे ये लोन पेयर ही होते हैं। यहाँ पे एक लोन पेयर है सपोज, इसमें माइनस चार्ज लगाया था तो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, आप इसको ऐसे लिख सकते थे, है ना। तो जो लोन पेयर है आपको वो भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस केस में? इस केस में हमारे पास हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी है। ठीक है, तो +2 × पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 24 25 26 सेम आ गए, 26 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें। तो ये भी एक इंटीजर वैल्यू है, तो यानी कि ये भी एक एरोमेटिक ग्रुप है। ठीक है, हाँ नेम इज उड़न दुल्हन यही। ठीक है, नहीं लेनी मुझे कोटी। ठीक है, बाय। कांग्रेस थिंग इज कि हमारे पूरे स्कूल कॉलेज समाज में हमारे जैसा नाम ही नहीं है। माय नेम इज तापुर एंड हर नेम इज ऊजा। तो तापुर एंड ऊजा, तो हम तापुर ऊजा हैं और पूरे दुनिया में ऐसा नाम बहुत रेयर होता है, तो हम दोनों का बढ़िया नाम है। ठीक है, हाँ क्यूट है तो लग रहा है यार। ठीक है, अरे बाप रे इतने सारे बहुत प्यारे प्यारे विशेष जो आ रही है। सेंड इट टू हर। ठीक है, चलो आ जाओ। यस शी इज माय रियल सिस्टर। यस हम दो ही बहनें हैं। ठीक है, चलो ऑलराइट ऑलराइट, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो ये हमारे एरोमेटिक ग्रुप हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन बताइए ऐसे टाइप भी पूछ सकते हैं वो घुमा के। तो अभी आपको घूमने को क्वेश्चन दे दे, वो आपको घुमा के क्वेश्चन दे दे, तो आपको याद रखनी है बात। ठीक है, कुर्ती ले लूंगा, अच्छी है। ठीक है, ले लूंगी मैं। चलो ये बात सबको क्लियर है मेरे ख्याल से, मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, अच्छी है। ठीक है, ले लूंगी मैं। चलो ये बात सबको क्लियर है मेरे ख्याल से, मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। चलो डालिए इसमें एरोमेटिसिटी की कंडीशन। अच्छा मेरे ख्याल से वही सब है क्या? हाँ वही सब मैंने बताया। अच्छा सेम ही है, मैंने स्लाइड नहीं देखी। ठीक है ठीक है, तो हो गया। ठीक, अच्छा एक और चीज कई बार हटके रूल को इस तरीके से लगाने हुए देखो। कई लोग कहते हैं आपको ऐसे ही समझना है, तो आप ये बोल दो कि n का मतलब है नंबर ऑफ रिंग। नंबर ऑफ रिंग लगा के निकाल सकते हो। वैसे ओल्ड फॉर्मेट में लिखा रहता है, न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप एरोमेटिसिटी इस तरीके से निकाल दो। ओल्ड फॉर्मेट में आपको कहते हैं नंबर ऑफ रिंग देख लो, उससे भी इंटीजर आपको पता चल जाएगा। जैसे बेंजीन में देखो, बेंजीन में देखो टोटल क्या 4 × n की वैल्यू 1 हो जाएगी इस बार, प्लस कितने 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन तो ये कितना आ जाएगी 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, विच इज एन इंटीजर वैल्यू। तो ऐसे भी निकाल के बोल सकते हैं, बट न्यू फॉर्मेट के हिसाब से आपको बोला गया है यानी आप नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स रखो यहाँ पे, फिर आपको ओवरऑल आंसर आ जाएगा। बट अगेन आप इस तरीके से निकालोगे तो आपका आंसर सही आएगा। नंबर ऑफ रिंग, जैसे यहाँ नंबर ऑफ रिंग 1 रखते हैं, नंबर ऑफ रिंग 1 रखते तो यहाँ पे आंसर हमारा सही आता। ठीक, 4n + 2 यहाँ पे हमारा आंसर सही आता। बताओ क्लियर 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 क्लियर। नॉन एरोमेटिक में आपको कोई इंटीजर के अलावा वैल्यू दिखेगी। ठीक है, नॉन इंटीजर हमेशा उसके अलावा वैल्यू दिखेगी। ठीक है, चलो ओके। अच्छा ये आपको होमवर्क नोट कर लो। ठीक है, स्लाइड से देख लेना। ठीक, आपको पता नहीं ये दोनों एरोमेटिक है नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास आपसे पूछूंगी वापस से, तो आपको ये बात बतानी होगी। ठीक है, आपको ये चीज चेक करनी होगी। ठीक है ठीक है, ये चीज आपको चेक करनी होगी। परफेक्ट परफेक्ट, ऑलराइट। तो हम डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं इसके। अब हेडिंग लगाइए प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन को प्रिपेयर कैसे करते हैं हम बेंजीन को प्रिपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, बेंजीन को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे जैसे लैब का मेथड होता है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, आप ये भी पढ़ा, डिकार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, क्या करना है कुछ मत देखो, पीछे वाली स्लाइड भूल जाओ, पिछली स्लाइड भूल जाओ। सो इथाइन के मोनोमर भेज दे, इथाइन इथाइन इथाइन, तो क्या बन जाएगा C6H6 बेंजीन बना के दे देगा। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन सेम चीज यहां पे लिखिए। बताओ कोई दिक्कत है रिएक्शन में? कोई दिक्कत है रिएक्शन में तो बता दो, बताओ कोई दिक्कत है पहली वाली रिएक्शन में। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन अभी जस्ट समझा था, कुछ जरूरी नहीं है, कुछ नया नहीं है। ठीक है मैम, नंबर ऑफ रिंग 1 कैसे हुई? अरे बेटा ये जो रिंग है ये कहां, ये एक ही रिंग तो है, एक ही रिंग तो है, मतलब एक साइकिल जो है जो बनी हुई चेन है वो कितनी है? जैसे इस क्वेश्चन में आप एक नहीं लिखोगे, 2 रिंग है उसमें, इसमें एक रिंग है ना, तो रिंग के हिसाब से बोल रहे थे। तो ये समझ में आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। बायो क्लास थोड़ी सी आगे हो जाएगी आपकी। ये हमारा हो गया पहला रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन डिकार्बोक्सिलेशन, अगेन नॉट अ वेरी बिग थिंग, बहुत बेसिक रिएक्शन है। डिकार्बोक्सिलेशन सबको याद है? बताओ सोडा लाइन यार, क्या क्या करोगे जिंदगी में अगर ये नहीं याद हुआ तो? सोडा लाइन क्या करना है, चलो रिएक्शन करके देखते हैं। हमने क्या किया, हमने वैसे डिकार्बोक्सिलेशन पढ़ा है। बेंजीन को उठाओ, इसमें COONA जोड़ दो, रिएक्शन करा दो NaOH से इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा? Na2CO3 बाहर निकलता था, आपको याद हो Na2CO3 है ना, ये बाहर निकलता था, मतलब नाम एक बेंजीन रहेगा है ना, उससे मैम कुछ लगा था, निकल गया वो चीज है ना। क्या बचा मैम? Na2CO3 बाहर आ गया। रिएक्शन थोड़ी अजीब है। यहाँ पे कुछ लगा था मैम, आपने वो हटा दिया, तो ये बेंजीन बेचारा हमारा, हाँ इसका क्या होगा बताओ? यहाँ पे जो लगा था आपने हटा दिया, तो ये तो अनस्टेबल हो गया ना। आप खुद से सोचो बेटा, बेंजीन में था क्या? हर जगह कार्बन है और हर कार्बन से हाइड्रोजन लगा है, मतलब ये जो हाइड्रोजन बचा ना, ये जाके इसकी जगह लग गया होगा, और हाइड्रोजन तो बेंजीन के दिखाते नहीं सारे, तो ये पूरा ओवरऑल बेंजीन बन गया होगा। फिर से वापस प्रिपरेशन करनी है बेंजीन की फ्रॉम सोडा लाइन। प्रिपरेशन कर रहे हैं हम ये, दिस इज प्रिपरेशन किसकी? बेंजीन की। किससे? सोडा लाइन। सोडा लाइन मतलब NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, सोडा लाइन के प्रेजेंस में। Na2CO3 निकाल दो मैम, है ना Na2CO3 निकाल दो, Na2CO3 निकाल दो, और बचा हुआ हाइड्रोजन इसको दो बेंजीन को, क्योंकि इससे कुछ जाएगा और इससे हाइड्रोजन चाहिए होगा बेंजीन बनाने के लिए, तो बन गया ये हमारा बेंजीन। क्या हमने सेम चीज कहीं पे पढ़ी है? कहां पे पढ़ी है इसको? कहां पे पढ़ी है सेम चीज? कुछ तो ऐसा था CH3COOH रिएक्शन विद Na2CO, सॉरी रिएक्शन विद NaOH, Na2CO3 निकल रहा था, है ना। क्या पढ़ा था आपने? यहाँ पे Na था, COONA सॉरी, है ना, प्लस सोडियम एसिटेट के साथ ये बाहर निकल रहा था, और वो क्या था, ये हाइड्रोजन अंदर आ जाता था, तो ये CH4 बन रहा था प्लस Na2CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन सेम पढ़ी थी आपने, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, है ना। डिकार्बोक्सिलेशन क्यों? क्योंकि रिमूवल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। क्या ये रिएक्शन? डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सुनो करो, मेरी डेट चली गई, 5:30 हुई थी ना, 15 मिनट लगेगा, 15 मिनट के आसपास। अरेंज पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? सोचो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलैरिटी नहीं, चार्जेस नहीं अरेंज है ना, कलरलेस होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक अरोमा होता है, ये सबको पता है। पानी में नहीं घुलेंगे क्यों? क्योंकि नॉन पोलर है, लाइक डिसॉल्व्स, लाइक डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर जैसे ईथर घुल सकते हैं, अल्कोहल थोड़ा बहुत घुल सकते हैं, इमिसिबल विद वाटर, पानी में मिक्स नहीं होंगे, मिसिबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कि ईथर वगैरह, है ना। सेम रिएक्शन हमने ये बात बोली, सेम अभी बातें बोली। अरोमा मतलब स्मेल, जैसे नैपथलीन बॉल्स वगैरह है, सबको पता है नैपथलीन बॉल्स, दे आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, है ना, और उनकी अपनी स्मेल होती है, सबको पता है उनकी अपनी स्मेल होती है, तो बस ये हमारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा एक और खास बात होती है, ये जो हमारा हैप्पी दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली, ठीक है, चलो काजल लगाते हैं। आप क्या होता है, यही सिर्फ मतलब कुछ लोग क्या होता है,
आई डोंट नो क्या होता है किसके नहीं, हमारे यहाँ तो होता है। जैसे मम्मी लोग काजल लगाती है भाई, मेरी क्लास में एक लड़का था और आई स्वेयर चाहे वो 10 दिन बाद भी आए उसके यहाँ तक काजल होता था। उसका नाम नहीं बता सकती, फिर तो मेरे ही मजाक उड़ाने लग जाओगे। उसके यहाँ पे यस काजल है यार, और उसको देख के लग रहा है दिवाली मनी भाई के आज, ठीक है। तो हम इफ यू नो यू नो, ठीक है, होता है आपके यहाँ भी, ठीक है। हमारे यहाँ भी हमारे बड़े प्यार से काजल लगाया जाता है ना, हमारे यहाँ बड़े प्यार से लगाया जाता है थोड़ा, उसका पता नहीं यूं लगाया जाता है, मुझे लगता है। मैं उससे मुझे तुम्हारा ऐसा लगाता है क्या भाई, ये वाला काजल है। और आते दिए मैं तो ऐसे फॉर्म होती है, ठीक है ठीक है, यस यस। उसी तरीके से क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन होता है इनका ऑक्सीजन की कमी की वजह से। यहाँ पे भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो ये भी किसी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि जो हमारे अलियंस होते हैं इनमें इनकम्प्लीट कंबशन होता है। 10 मिनट इनकम्प्लीट कंबशन होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। चलो वेरी वेरी आगे बढ़ते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग लगाइए। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस दिखाते हैं। हमारे जो बेंजीन होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं मैम? बेंजीन हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल आके बेंजीन पे अटैक कर सकता है। क्यों कर सकता है मैम? सभी को पता है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। तुम सोच रहे हो कितनी बड़ी बात, मतलब भाई साहब क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल मतलब लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारा भाई। इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन होता है? जैसे NO3 पॉजिटिव हो सकता है, SO3H हो सकता है पॉजिटिव है ना, और Cl पॉजिटिव हो सकता है, Br पॉजिटिव, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ये भाई साहब देख रहे हैं कि ओ माय गॉड कार्बन दिख रहा है उसको, और कार्बन इलेक्ट्रॉन बैठे अंदर। मैम उसे कैसे दिख रहा होगा? इलेक्ट्रॉन तो अंदर है, हाँ अंदर है, लेकिन हर कार्बन के पास क्या है? हर कार्बन के पास ये पाई इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टर आ रहा है, तभी बोलते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। वो पाई इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टर दे रहा है, वो डीलोकलाइज घूम रहे हैं। तो ऐसा है नहीं जैसा बेंजीन देख रहे हैं, बेंजीन ऐसा इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक टाइम तक बेंजीन का स्ट्रक्चर को गौर से देख लेना तो उसमें क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसमें, ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस घूम रहे 6 इलेक्ट्रॉन अंदर घूम रहे प्रॉपर, समझ रहे हो? तो ये बहुत अच्छी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, बहुत अच्छी इलेक्ट्रोफाइल आएगा सब्स्टिट्यूट कर देगा। बोले भाई साहब हमको अंदर आना है, हमको चाहिए फुल इज्जत, और ये चला जाएगा इसके अंदर, और ये दिखा देगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ोगे आप? हैलोजेनेशन पढ़ोगे, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एसाइलेशन, ठीक है। तो मैं मेरे ख्याल से फटाफट पढ़ूं, मतलब मैं आगे की रिएक्शन नहीं खोलूंगी, 10 मिनट लगेगा मैक्सिमम। मैं कोई रिएक्शन नहीं दिखाऊंगी आपको, है ना, मैं कुछ भी रिएक्शन दिखाऊंगी, बस जो मैं बोलूं उसे आगे लिखते जाना, सेम कॉपी पेस्ट है क्लास 12 में, ठीक है। हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। बहुत ही प्यारी, मुझे बहुत पसंद है रिएक्शंस, पर्सनली मुझे तो प्यार है इन रिएक्शन से। और देखते हैं आपको समझ में आइडिया नहीं, ठीक है। देखो एक बेंजीन है, सबसे पहले हम इसका पहली रिएक्शन करते हैं। पहली रिएक्शन पढ़ेंगे क्या था? हैलोजेनेशन। हैलोजेनेशन मतलब एक हैलोजन आएगा अंदर अटैक कर देगा। एक स्टार्टिंग पेज में रिएक्शंस लिखी होती है और मैंने वो रिएक्शंस कराऊंगी, हां मैंने वो रिएक्शंस कराऊंगी, तो वही रिएक्शन है उस तरीके से, ठीक है। कहां गया? चलो पहले कौन सा हैलोजेनेशन है? चलो क्या होगा हैलोजेनेशन? एक हैलोजन को अंदर भेजना है, हैलोजन को बेंजीन लो रिएक्शन करा दो और ये हैलोजन अंदर चला जाएगा। पहले हैलोजेनेशन नहीं समझूंगा, मैं आपको नाइट्रेशन से स्टार्ट करके बताता हूं, ठीक है। नाइट्रेशन, क्योंकि हैलोजेनेशन में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा नाइट्रेशन पढ़ते हो? नाइट्रेशन का मतलब बताओ, नाइट्रेट ग्रुप होगा कुछ NO3 से रिलेटेड। यस, अगर आप इस रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ, किसी के प्रेजेंस में करना पड़ेगा रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। इसकी देखो 5 रिएक्शंस आपको दिमाग में बैठ जाएंगे, खुद बैठ जाएंगे। हो क्या रहा है? इलेक्ट्रोफाइल आएगा मैम अंदर आके अटैक करेगा, बेंजीन से लग जाएगा, मतलब ये बेंजीन है, इसमें E पॉजिटिव लगना चाह रहा है, ये रिएक्शन होने जा रही है। इलेक्ट्रोफाइल बस आपको समझना है कहां पे कौन सा होगा। नाइट्रेशन मतलब नाइट्रो वाला ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल होगा, यहां पे NO2 ग्रुप अंदर आएगा, बेंजीन आके NO2 ग्रुप लगता है। नाइट्रेशन में बेंजीन आके हमेशा NO2 ग्रुप लगता है। ये बेंजीन है, इससे कहीं भी NO2 लगा दो, कहीं भी क्यों बोला मैंने? क्योंकि यहां पे कहीं कुछ नहीं लगा, तो जिससे भी NO2 लगाओगे वही फर्स्ट कार्बन बन जाएगा। अच्छा ऐसे भी सकता है, यहां पे CH3 लगाओ, है ना, यहां पे CH3 लगा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, चलेगा। अच्छा ठीक है, समझ गए? दिस इज नाइट्रेशन। हमेशा याद रखना नाइट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस होगा, नहीं लिखोगे आपके नंबर कट जाएंगे। जब भी नाइट्रेशन कराना सल्फ्यूरिक एसिड जरूर ऐड करना। क्वेश्चन क्यों? एक्चुअली इसका मैकेनिज्म ही ऐसा है, जिसका मैकेनिज्म होता है ना उसमें इलेक्ट्रोफाइल का जो जनरेशन होता है, जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, वो H2SO4 करता है, सल्फ्यूरिक एसिड करता है। सल्फ्यूरिक एसिड मैकेनिज्म भी समझाऊंगी। सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो रिएक्ट कर जाता है नाइट्रिक एसिड से। वैसे तो दोनों एसिड है, पर दोनों एसिड बेस रिएक्शन करेंगे, दोनों में से क्या होगा? ये एसिड बन जाएगा। जब दोनों एसिड है पर दोनों एक साथ आकर तो ये एसिड बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन अंडरगो करेगी, ये अपना H+ अंदर भेजेगा, है ना। तो H2NO3 बन जाएगा, H2NO3 में NO3 पॉजिटिव बाहर निकल आएगा, तो पूरा मैकेनिज्म बाद में समझना। फिलहाल NO3 पॉजिटिव ग्रुप था, यानी कि इससे निकला होगा NO3 पॉजिटिव, और वही था यहां पे इलेक्ट्रोफाइल, और वो जाके बेंजीन में अटैक कर देगा, वो जाके बेंजीन में अटैक कर देगा। बताओ आया 6:45 एग्जैक्ट में वाइंड अप कर दूंगी क्लास, ठीक है। चलो न्यूक्लियोफाइल कैसे बेटा? उसमें पॉजिटिव चार्ज देखो ना ध्यान से, है ना, NO2 पॉजिटिव ग्रुप निकले इससे, है ना, NO2 ग्रुप अंदर जाएगा, NO2 ग्रुप अंदर जाएगा। अब सोचो इसके अंदर बचा क्या बचा? सोचो HNO3 में से आपने NO2 माइनस कर दिया, क्या बचा? एक H बचा, एक O बचा, OH बचा। अब एक बात बताओ, जिस कार्बन से आपने NO2 ग्रुप लगाया उस कार्बन से पहले क्या लगा हुआ था? हाइड्रोजन। भाई हर कार्बन से हाइड्रोजन है, तो यानी कि N में हाइड्रोजन बचा और उसका OH बचा, H2O बाहर निकल जाएगा। किसी के सही रिएक्शन सच बताना, मैं वापस बोलती हूं। बेंजीन को लेना है नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट है, तो पूरी रिएक्शन क्या कर रहा है? वो नाइट्रो NO2+ ग्रुप का इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करने में हेल्प कर रहा है। ये NO2 ग्रुप जैसे लिखता है बेंजीन को, वो तो बाप इलेक्ट्रॉन जाके अटैक करता है, और जिस जगह पे लगेगा उसका हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और इसका जो OH बचा होगा उसके साथ H2 बना लेगा। या वेरी गुड। अब सेम रिएक्शन देखना, ये पढ़ लिया, इसका डुप्लीकेट कर दिया मैंने। अब इस सेम रिएक्शन को देखना सल्फोनेशन पे। अब इस बार आएगा सल्फोनेशन, सेकंड है हमारे पास सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है? हमारा बेंजीन, उसमें आएगा सल्फ्यूरिक एसिड, इसको किसी के प्रेजेंस में निकलता है, SO3 ग्रुप को थोड़ा सा ले लेते हैं बस, ठीक है। इसमें से क्या बाहर निकलता है बेटा याद रखना? SO3H पॉजिटिव, और यही इलेक्ट्रोफाइल है, यही इलेक्ट्रोफाइल इसमें। तो बेंजीन इसमें आके लग जाएगा SO3H ग्रुप। H2SO4 में से SO3H हट गया, मतलब एक H और एक O बचा, है ना, और जहां से आपने लगाया वहां से हाइड्रोजन जरूर होगा, भाई से हाइड्रोजन होगा, तो ये हाइड्रोजन और OH मिलकर H2O बना देंगे, सल्फोनेशन, सल्फोनिक एसिड अंदर आएगा। H2SO4 में SO3H सल्फोनिक ग्रुप अंदर आएगा, सल्फोनिक ग्रुप अंदर आएगा। बताओ हाइड्रोजन का क्या हो गया नाइट्रेशन में? वो H और OH आपस में मिल गए, आपस में बेटा, और H2O बना रहे हैं, सेम कहानी, ठीक है। चलो ठीक है, चलो कोई नहीं, ऑलराइट।
मैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं बताऊंगी क्योंकि वो बताऊंगी तो मुझे कैंसर समझाना पड़ेगा साथ में और फिर मजा नहीं आएगी उसको जल्दबाजी पढ़ने की, तो हम बिल्कुल भी भगाएंगे नहीं, ऐसा ऑब्वियसली हमें सिलेबस भगाना नहीं है, एनी हाउ हमें उसको समझ के ही करना है। तो ठीक है, आपको नाइट्रेशन सल्फोनेशन आया, फेयर एनफ, वेरी गुड, नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में रिपीट करूंगी। तो ये थी हमारी थर्ड लास्ट क्लास ऑफ केमिस्ट्री, सेकंड से थर्ड लास्ट बन रही है क्योंकि इसकी एक क्लास बचेगी क्या, क्योंकि